हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर जो है लॉ स्प्रिंग, उसके एमसीक्यू। ठीक है, तो लॉ स्प्रिंग जो हमारा चैप्टर था उसमें हमने दो कहानी पढ़ी थी। किसकी किसकी पढ़ी थी? हमने लॉ स्प्रिंग में दो कहानी उनकी पढ़ी थी। पहला था साहेब और दूसरा था मुकेश। हमने साहेब की स्टोरी पढ़ी थी। साहेब कौन था? साहेब एक रैप पिकर था। और मुकेश कौन था? मुकेश एक बैंगल मेकर था और वो क्या बनना चाहता था? वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। इतना हमको पता है। अब हमारा पैसेज है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, हिज ड्रीम्स लूम्स like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। हमारी जो नरेटर है वो कहती है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा, वो कहता है, और वो हमारी नरेटर की आंखों में सीधे देखता है। तो यहाँ पे हमको पता है कि किसकी बात हो रही है? मुकेश की बात हो रही है। मुकेश बोलता है कि वो कार चलाना सीख लेगा और वो हमारी नरेटर की आंखों में सीधे देखता है। तो दोस्तों, हम जब किसी की आंखों में सीधे देखते हैं या कोई पर्सन किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, विच मीन्स कि वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है या फिर वो बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड पर्सन है ना। तभी जो डिटरमिन्ड पर्सन होता है, जो कॉन्फिडेंट पर्सन होता है, वही आंखों में आंखें देख के बात करता है। तो हमारी जो नरेटर है वो कहती है कि वो कहता है कि वो कार चलाना सीख लेगा, वो मेरी आंखों में डायरेक्ट स्ट्रेट अवे देखता है। एंड उसका जो ये सपना है, कौन सा सपना? कार चलाना सीखने का। लूम्स लाइक अ मिराज। अब हमको पता है कि मिराज क्या होता है, कि हमको दूर से ऐसा लगता है कि पानी है, लेकिन एक्चुअल में पानी होता नहीं है। दैट मीन्स इल्यूजन। हिंदी में हम कह सकते हैं भ्रम होता है, भ्रम। तो हमारे नरेटर कहती है कि उसका ये जो सपना है वो एक मिराज की तरह है इन द स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद, जो कि फेमस है किसके लिए? फॉर इट्स बैंगल्स। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। अब हमारी नरेटर कहती हैं कि हर दूसरी फैमिली, एवरी अदर फैमिली जो फिरोजाबाद में है, वो किस में इंडल्ज है? वो चूड़ियां बनाती हैं। अगर मैं बोलूं कि इंडिया में एवरी अदर पर्सन इज अ क्रिकेट फैन, एवरी अदर पर्सन इज क्रिकेट फैन, मतलब जैसे 5 लोग हैं तो उसमें से हर दूसरा इंसान जो है वो क्रिकेट फैन है। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर क्रिकेट फैन। ठीक है, तो फिरोजाबाद की अगर हम बात करें तो फिरोजाबाद में हर दूसरी फैमिली जो है वो चूड़ियां बनाती है। मतलब फिरोजाबाद में जो मेजॉरिटी ऑफ फैमिली है वो क्या करती हैं? वो चूड़ियां बनाती है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेस। अब वो बोलते हैं कि जो ये फिरोजाबाद है ये सेंटर है किसका? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का। अब कोई चीज अगर किसी का सेंटर होती है, उसका मतलब है कि वहां पे वो काम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एक तो काम बहुत मैक्सिमम होता है वहीं पर। जैसे मैं बोलूँ कि फिरोजाबाद में अगर चूड़ियां, फिरोजाबाद जो है वो बैंगल इंडस्ट्री का सेंटर है, तो फिरोजाबाद में बहुत ज्यादा चूड़ियां बनती हैं। एंड दूसरी बात, वो जो जगह होती है हाईली डेवलप्ड होती है या पुरानी होती है। ठीक है, तो कोई चीज अगर किसी चीज का सेंटर होता है तो वहां पे कोई काम जो है बहुत टाइम से चल रहा है। तो जो फिरोजाबाद है वो बैंगल इंडस्ट्री का सेंटर है। एंड वहां पे जो फैमिलीज हैं, वहां पे जो लोग हैं, वो अपनी जनरेशन स्पेंड करते हैं वर्किंग अराउंड फर्नेस। फर्नेस का मतलब क्या है? जहाँ पे आग वगैरह जलती जाती है एंड मेटल जो है वो उसको वेल्ड करा जाता है, मोल्ड करा जाता है। एंड जनरेशंस का मतलब है कि जहाँ पे सपोज करो ग्रैंडफादर भी वही काम करते थे, फादर भी वही काम करते हैं और अब सन भी वही काम करता है। तो वहां पे बैंगल मेकिंग जो है, वहां पे जो जनरेशंस हैं वो इस चीज में इन्वॉल्व है। राइट? welding glass, making bangles for all the women in the land it seems। यानी कि वो इतनी ज्यादा बैंगल बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हैं इंडिया में, जितनी भी विमेन हैं, उन सबके लिए जो चूड़ियां हैं वो फिरोजाबाद में ही बनाई जाती है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। तो हमने देखा, अभी पढ़ा कि हर दूसरी फैमिली जो है वो बैंगल इंडस्ट्री में है, तो उसमें से मुकेश की फैमिली भी है।
None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperatures in dingy cells without air and light, and that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours. अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि मुकेश की भी फैमिली उनमें से एक ही है एंड उनमें से किसी को भी नहीं पता है, नन ऑफ देम नो, कि बच्चों के लिए इलीगल है ऐसी ग्लास इंडस्ट्री में काम करना. बच्चे, क्योंकि चाइल्ड लेबर तो वैसे ही बंद है, मना है, तो उनको पता ही नहीं है कि बच्चों के लिए तो इलीगल है ऐसी इंडस्ट्री में काम करना जहां पे कोई एयर ही नहीं है, कोई लाइट ही नहीं है. और अगर लॉ इन्फोर्स होता है, आई जस्ट मिस्ड दिस ना, जहां पर जिन सेल्स का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, इन डिंजी सेल्स. डिंजी सेल्स का मतलब है जो बहुत ही गंदी होती है, डर्टी. एंड डिंजी सेल्स का एक और मतलब है जो बहुत ही डार्क, जहां पे बहुत ही अंधेरा होता है. तो ये जो बच्चे हैं ऐसी सेल्स में काम करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, कोई फ्रेश एयर नहीं होती है, बहुत गंदी सी होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है. एंड अगर यहाँ पे लॉ अप्लाई हो गया तो ये सारे जो बच्चे हैं, कितने 20,000 चिल्ड्रन, इनको निकाल दिया जाएगा इन हॉट फर्नेस से, where they slog their daylight hours. slog का मतलब है परिश्रम करना, काम करना, and their daylight hours का मतलब क्या है, दिन का जो हमारा टाइम है, डे का जो हमारे आवर्स होते हैं, ये पूरे इनके कहाँ पे निकल जाते हैं, इन सेल्स में. और इन सेल्स में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, ये बहुत डार्क होती है, गंदी होती है ना. तो यहाँ पे क्या बोला है कि अपना पूरा जो टाइम है, इनके दिन का जो पूरा टाइम है, ये लोग कहाँ निकाल देते हैं, इन गंदी सी सेल्स में निकाल देते हैं. और क्या होता है, often losing their brightness of their eyes. और जब वो इतने अंधेरे में काम करते हैं, इतने टेम्परेचर में काम करते हैं, तो क्या होता है, वो अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं. मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. तो यहाँ पे जो मुकेश है उसकी जो आंखें हैं, बीम का मतलब है चमकती हैं, as he volunteers, जिस तरीके से वो हमारी जो ऑथर है उनको अपने घर लेकर जा रहा है और बताता है प्राउडली कि उसका जो घर है वो रीबिल्ड हो रहा है, फिर से बन रहा है. अब यहाँ पे प्राउडली क्यों ले जा रहा है, बिकॉज बैंगल, जैसे कि हमने अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो हमको पता है कि जो बैंगल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं वो बहुत ज्यादा पुअर है, उनके लिए तो 2 वक्त का खाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है. तो जस्ट इन केस अगर उनके पास घर भी है या घर फिर से रीबिल्ड हो रहा है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है. इसीलिए मुकेश जो है बहुत ही खुशी से ऑथर को अपने घर ले जा रहा है और प्राउडली बता रहा है कि उसका जो घर है वो फिर से बन रहा है. राइट. तो हमारा क्वेश्चन है, the simile dreams like a mirage amidst the dust of streets indicate that his dream was. तो हमने जैसा कि डिस्कस करा कि मिराज का मतलब क्या है, एक इल्यूजन, एक भ्रम होता है, वो असली में तो होता ही नहीं है. तो ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज का क्या मतलब है, अ रियलिटी गेट सीन डिस्टेंट, एक सच है जो अभी दूर है. तो सच तो बिल्कुल है ही नहीं, यही तो हम बात कर रहे हैं कि सच नहीं है वो. नेक्स्ट इज लॉस्ट इन द सी ऑफ डस्ट, उसका जो सपना है वो कहीं धूल में खो गया है, नहीं. इल्यूजनरी एंड इनडिस्टिंक्ट, इल्यूजनरी का मतलब है भ्रम और इनडिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिसेप्टिव होना, या हम कह सकते हैं भ्रम, एक तरीके से डिसेप्टिव होना जो सच नहीं होता, नॉट रियल. तो ये ऑप्शन हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है. हैंगिंग इन द डस्टी एयर, उसका जो सपना है वो गंदी सी हवा में झूल रहा है, लटका है. तो ये है क्या, नहीं. मिराज का मतलब ये कि इल्यूजनरी एंड डिस्टिंक्ट, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी. राइट. I will learn to drive a car, he answers looking straight into my eyes. This sentence highlights Mukesh was dash. अब जैसा कि हमने डिस्कस करा कि जब कोई इंसान किसी की आंखों में आंखें देखकर बात करता है तो उसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा डिटर्मिन्ड है. तो मुकेश, इससे उसकी मुकेश के डिटर्मिनेशन की क्वालिटी पता चल रही है क्या, हाँ चल रही है. वो बहुत ज्यादा फियरलेस है, बहादुर है, ये पता चल रहा है क्या, नहीं. कॉन्फिडेंस पता चल रहा है हमको, डिटर्मिनेशन पता चल रहा है,
फियरलेसनेस की कोई वो नहीं पता चल रही। होपफुल है, आशावादी है कि मैं जब कार चलाना सीख जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा, या मैं जाना चाहूंगा, या ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसी बात हो रही है कि यहाँ पे उसने आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, और आगे देखिए लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, तो यहाँ पे होपफुल है क्या वो? नहीं। वेलिएंट, वेलिएंट का मतलब है बहुत ब्रेव होना, बहादुर होना, तो वेलिएंट की बात हो रही है कि यहाँ पे नहीं। एम्बिशियस है, एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? वो इंसान जो हिम्मत रखता है अपने सपनों को पूरे करने की, जिसके बहुत ज्यादा गोल्स होते हैं और वो रेडी है उन गोल्स को अचीव करने के लिए, उन गोल्स को अचीव करने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। तो एम्बिशियस है क्या वो? हाँ जी है। स्टर्न, स्टर्न का मतलब है वो इंसान जो बहुत ज्यादा सीरियस है, जो कम स्माइल करता है, जो हंसता नहीं है। तो ये पता चल रहा है कि नहीं, हमको क्या पता चल रहा है कि वो उसने कहा है कि वो कार चलाना सीख जाएगा, और वो हमारी नरेटर की, हमारी ऑथर की आंखों में स्ट्रेट देखकर बोलता है। इससे हमें पता चला कि वो बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड है एंड एम्बिशियस है। एम्बिशियस का मतलब क्या है कि वो अपने गोल्स को अचीव करने की हिम्मत रखता है, उसके पीछे जाना चाहता है, उसके बहुत सारे गोल्स हैं, वो चाहता है उनको अचीव करना, तो वो एम्बिशियस है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 and 5। नेक्स्ट इज which of the following statement is not true with reference to the extract? जो सच नहीं है, यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि जो सच नहीं है। Children work in badly lit and poorly ventilated, ventilated मतलब हवा जहां पास नहीं होती है, फर्नेस। तो हमको याद है, हमें पता है कि यहाँ पर बोला गया है कि वो कैसे काम करते हैं? डिंजी सेल्स में काम करते हैं। और अभी हमने डिस्कस करा था कि डिंजी का मतलब क्या है? डिंजी मतलब जो बहुत ही गंदी होती है, बहुत ही डार्क होती है, अंधेरा होता है। तो हाँ जी, पुअरली लिट में काम करते हैं वो। द चिल्ड्रन अनअवेयर दैट इट इज फॉरबिडन बाय लॉ टू वर्क इन द फर्नेस। तो अभी हमने पढ़ा, हाँ जी, उनको none of them know that it is illegal, किसी को नहीं पता है कि इलीगल है काम करना, अनअवेयर है वो। नेक्स्ट इज चिल्ड्रन टॉयल इन द फर्नेस फॉर आवर्स व्हिच अफेक्ट देयर आईसाइट। तो हाँ जी, ये भी सही बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, ये भी है। हमको क्या ढूंढना है? विच इज नॉट ट्रू। फिरोजाबाद हैज इमर्ज्ड एज अ nascent producer of bangles in the country। nascent का मतलब क्या है? nascent का मतलब होता है जब कोई चीज अपनी बिगिनिंग स्टेज पे होती है। हिंदी में हम बोलते हैं इसको जो विकासशील है, जो विकासशील है, अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, नॉट डेवलप। तो अभी हमने क्या पढ़ा? यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो फिरोजाबाद है वो तो सेंटर है, सेंटर है ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, जहाँ पे जो फैमिली से उन्होंने तो अपनी जनरेशन स्पेंड करी है, यानी कि ग्रैंडफादर, फादर, सन, अब उसका बेटा भी होगा अगर वो, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ये डेवलप हो चुके हैं, नासेंट थोड़ी ना है। तो ये जो पॉइंट है वो गलत है, तो नॉट ट्रू कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज every other family in Firozabad is engaged in making bangles indicate that। हर दूसरी जो फैमिली है फिरोजाबाद में वो बैंगल इंडस्ट्री में इंगेज है, इसका मतलब क्या है? तो अभी मैंने डिस्कस करा था कि अगर मान लो इंडिया में मैं बोलूं कि हर दूसरा जो इंसान है वो क्रिकेट फैन है, मतलब ये फुटबॉल का होगा, सेकंड वाला क्रिकेट का ही होगा, फिर ये रेसिंग का होगा, ये क्रिकेट का ही होगा, ये वॉलीबॉल का होगा, लेकिन ये क्रिकेट का ही होगा। तो अगर मैं बोलूं कि हर दूसरा इंसान जो है वो क्रिकेट का ही फैन है, विच मीन्स दैट majority of people do that। majority of people क्या है? क्रिकेट फैन है। तो यहाँ पे बोला गया है कि हर दूसरी जो फैमिली है वो बैंगल मेकिंग के बिजनेस में, विच मीन्स क्या कि मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या करते हैं? डू बैंगल मेकिंग। तो इसका मतलब है बैंगल मेकिंग इज द ओनली इंडस्ट्री दैट फ्लरिशेस। बैंगल इंडस्ट्री जो है वो इकलौती इंडस्ट्री है? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला है। द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ फिरोजाबाद इज इन्वॉल्व्ड इन बैंगल मेकिंग। जो पूरी पॉपुलेशन है, 100% पॉपुलेशन, यहाँ पे ऐसा बोला क्या? ऑल फैमिलीज बोला क्या? नहीं, एवरी अदर फैमिली बोला है, एवरी अदर फैमिली, हर दूसरी फैमिली। कहाँ पे बोला है? देखो,
where families have spent generations, every other family, right? तो हर दूसरी फैमिली, तो यहाँ पे इंटायर की बात नहीं होगी। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन फिरोजाबाद इज इन्वॉल्व इन बैंगल मेकिंग, हाँ जी यही तो बोला है। नेक्स्ट इज बैंगल मेकिंग इज द मोस्ट लव्ड ऑक्यूपेशन। मोस्ट लव्ड है क्या? नहीं जी नहीं, वो तो इतने ज्यादा पुअर हैं कि उनको तो अपनी मजबूरी के कारण ऐसी सेल्स में काम करना पड़ता है जो बहुत ज्यादा डिंजी है, डार्क है, गंदी है, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है, जहाँ पे एयर का वेंटिलेशन ही नहीं है, तो उसको वो प्यार थोड़ी ना करते, ये उनकी मजबूरी है। तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो मैच करता है कि एवरी अदर फैमिली? मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जो फिरोजाबाद में जो मैक्सिमम लोग हैं वो इस बिजनेस में हैं। जो फिरोजाबाद में मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं वो इस बिजनेस में हैं, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है उससे मैच करती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज। एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाया। हमारी नरेटर कहती है कि वो कहती है, वहां पे शी कौन है? एक लेडी है, और लेडी कैसी है? ओल्ड लेडी। अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ा हो तो आपको पता है कि ओल्ड लेडी है, जो कहती है, जिसके हाथ में क्या है? रिस्ट मतलब कलाई, चिट्टियां कलाइयां, वो वाली कलाई, ठीक है। तो वो कहती है कि उसकी कलाई में चूड़ियां हैं लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है, और वो कहती है कि उसने एक टाइम भी पेट भरकर खाना नहीं खाया है। इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। कोई चीज ड्रेन हो जाती है जब, ड्रेन का मतलब है सूखा पड़ जाना, सूख जाना, तो उसकी आवाज में कोई हैप्पीनेस नहीं है, कोई जॉय, खुशी नहीं है उसकी आवाज में। जो मतलब उसकी आवाज जो है सूख चुकी है बिल्कुल, उसकी आवाज में कोई खुशी नहीं है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. अब वो कहती है, हमारी नरेटर कहती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी पेट भरकर खाना नहीं खाया है, और यही उसकी जीवन भर की कमाई है, ठीक है। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I do nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. अब अगर आपको याद नहीं आए कि यहाँ पे ओल्ड लेडी की बात हुई है, तो यहाँ पे उसके हस्बैंड को भी बोला है, एक बूढ़ा आदमी, उसका जो पति है एक बूढ़ा आदमी है जिसकी लंबी सी एक दाढ़ी है। वो कहता है कि मुझे चूड़ियां बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। All I have done is make a house for the family to live in. मैंने पूरी जिंदगी में क्या कर पाया हूं? मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए एक घर बना पाया हूं। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. अब हमारी जो नरेटर है वो कहती है कि जब ये बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं तो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक घर ही बना पाया हूँ, तो नरेटर उसको सुनकर कहती है कि उसे सुनकर एक जो इंसान है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो सोचता है कि उसने तो कम से कम वो अचीव कर लिया है जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल का आज भी ड्रीम है। उसके सर पर एक छत है, क्योंकि बैंगल मेकिंग में जो लोग हैं, जो बैंगल मेकर्स हैं, वो इतने ज्यादा पुअर हैं। जैसे कि ये लेडी बोल रही है कि उन्होंने तो ठीक से एक बार भी फुल मील नहीं कर पाया है, पेट भर के खाना नहीं खा पाया है। तो अगर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अगर एक घर भी बना लिया है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो यहाँ पे हम हमारी नरेटर का एक पॉजिटिव एटीट्यूड देख सकते हैं कि बाकी लोग तो उसमें भी फेल हो गए, उन्होंने तो घर बना के वो अचीवमेंट को हासिल कर लिया है जो दूसरों के लिए अभी भी एक ड्रीम है। He has roof over his head. उसके सर पर एक छत है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of the making bangles, not even enough to eat, rings in every home. अब हमारी जो नरेटर है वो कहती है कि ये जो रोना है किसका, कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम तो यही हमारे पास पैसे नहीं है कि हम कुछ और कर सके, हमें तो सिर्फ चूड़ियां बनाना ही आता है, हमारे पास खाना नहीं है इनफ खाने के लिए। रिंग्स इन एवरी होम, रिंग्स इन एवरी होम का मतलब है कि हर दूसरे घर की यही कहानी है। जितने भी आप घर में जाओगे, हर दूसरे घर में हर
दूसरे घर में मतलब हर वो घर में जहाँ पे बैंगल मेकर्स रहते हैं वो यही कहानी दोहराते हैं कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है कि हम कुछ और कर सके, हमको तो चूड़ियां बनाने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो यही जो कहानी है वो हर घर में हम सुन सकते हैं। द यंग मैन एको द लैमेंट ऑफ द एल्डर्स। एको का मतलब क्या है? गूंज। एको जब हम बोलते हैं कि अरे कोई आवाज एको कर रही है, मतलब हम यहाँ से कुछ बोलते हैं तो वहां से भी वही आती है। एंड लैमेंट का मतलब क्या है? लैमेंट का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सॉरो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में हम उसको बोलते हैं विलाप करना, रोना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि द यंग मैन एको द लैमेंट ऑफ द एल्डर्स, यानी कि एको का मतलब क्या है? गूंजना, और लैमेंट का मतलब क्या है? रोना, ग्रीफ। तो वो बोलते हैं कि पहले जो एल्डर्स थे, पहले जो घर के बड़े लोग थे, वो ये रोना रोते थे कि हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमने तो जिंदगी में बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ करा ही नहीं है, सीखा ही नहीं है। तो अब पहले एल्डर्स करते थे, अब जो घर के यंग लोग हैं वो करते हैं। तो पहले जो ये रोना एल्डर्स लोग रोते थे, वही अब जो घर के यंग लोग हैं वो दोहराते हैं। Litter has moved with time. It seems in Firozabad, years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि little has moved with time, यानी टाइम, इतना टाइम बीत गया कि जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस इस बिजनेस में है, लेकिन उनकी जो हालत है, उनकी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी नहीं बदली है। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, बहुत थोड़ा सा बदला है टाइम के साथ। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, थका देने वाली मेहनत, कड़ी मेहनत, थका देने वाली मेहनत ने क्या करा है? उनके जितने भी सपने हैं उनको खत्म कर दिया है, उनको मार दिया है, उनके इनिशिएटिव्स को भी खत्म कर दिया है। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना कदम बढ़ाया है, कदम उठाया है। इनिशिएटिव का मतलब है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कदम बढ़ाना, है ना। हम बोलते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम कदम बढ़ाते हैं तो उसको इनिशिएटिव कहते हैं, है ना। तो वो जो उनकी जो ये सिचुएशन है, उनकी तरफ जो ये कदम बढ़ाना चाहते हैं, जो ये इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, थका देने वाली मेहनत ने उनके सारे सपनों को और इनिशिएटिव को मार दिया है। थका देने वाली मेहनत क्यों? क्योंकि ना तो उनके पास पेट भर खाना है, ना उनके पास पैसे कि वो कुछ और कर सके, उनको बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ आता नहीं है। तो इतनी उनके पास प्रॉब्लम्स हैं और इतनी दिन रात वो मेहनत करते हैं, पूरे जो उनके डे लाइट आवर्स हैं वो पूरे अंधेरे में निकल जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि इतनी कड़ी मेहनत के बाद हम इतने थक जाते हैं, और इतनी कड़ी मेहनत जो है उसके कारण क्या हुआ है, हमारे जितने भी सपने हैं और हमारे जो भी इनिशिएटिव है, थका देने वाली मेहनत ने मार दिए, किल कर दिए। क्वेश्चन है, she still has bangles on her wrist but no light in her eyes. That implies that. अब जो बच्चा डीप में इसको पढ़ के नहीं गया उसको तो यही लगेगा कि उसके हाथ में चूड़ियां नहीं है, एंड हो सकता है कि उसके आंखों में रोशनी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है, she says in a voice drained of joy. Drained of joy का मतलब है कि उसके आंखों में कोई खुशी नहीं है। तो she is married but has lost the charm in her eyes. वो शादीशुदा औरत है लेकिन उसने अपनी आंखों की खूबसूरती को खो दिया है? नहीं। She is a married woman who has lost her grace and beauty. तो मैंने जैसा कि बोला कि यहाँ पे आउटर ब्यूटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे खुशी की बात हो रही है कि उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है, राइट। तो though she is married, her eyes are devoid of happiness. हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है कि वो मैरिड है, वो शादीशुदा है, एंड वो इतनी बूढ़ी हो गई है, एंड इतनी एज में भी उसका जो हस्बैंड है उसके साथ ही है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कोई भी खुशी नहीं है। खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा पुअर है, उनकी सिचुएशंस बहुत ज्यादा खराब है। तो ये ऑप्शन हो सकता है। शी इज मैरिड वुमन हु हैज लॉस्ट हर आईसाइट। वो एक मैरिड वुमन है जिसने अपनी आईसाइट को खो दिया है। नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। इसका ऑप्शन क्या है? सी। वो मैरिड वुमन है क्योंकि उसके हाथों में, उसके कलाइयों में चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आईज का मतलब है क्योंकि उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है, कोई खुशी नहीं है, राइट। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। He has a roof over his head. The tone of the author is pessimistic, empathetic, sympathetic, optimistic.
तो हमने जैसा कि बोला था कि जब ये बियर्ड वाला जो मैन है वो कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक घर ही बना पाया हूँ, तो हमारी नरेटर क्या कहती हैं कि उसने तो वो अचीव कर लिया है जो बाकी लोग, मैक्सिमम लोग फेल हो चुके हैं अचीव करने में। उसके पास उसके सर पर एक छत है। तो हमने जैसा डिस्कस किया था कि बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है हमारी नरेटर का। तो पेसिमिस्टिक है, निराशावादी है हमारी नरेटर की, अरे अरे बहुत ही बेकार बात है, ये तो निराश हो चुकी है वो, निराशावादी है। निराशावादी इंसान जो होता है हर चीज का वर्स्ट ही देखता है, कुछ भी हो जाए वो तो वर्स्ट ही देखेगा। तो हमारी नरेटर तो यहाँ पे बोल रही है कि कम से कम तुम अपने लिए घर तो बना पाए हो, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, है ना। तो पेसिमिस्टिक नहीं है। एम्पैथेटिक, जब हमने अभी लास्ट लेसन डिस्कस करा तो हमने डिस्कस करा था कि सिंपैथी का मतलब है दया भावना करना, एंड एम्पैथी का मतलब क्या है, जब हम सामने वाले के इमोशंस को टोटली 100% फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो एम्पैथेटिक है क्या? नहीं। सिंपैथेटिक है क्या? दया कर रही है? नहीं। एम्पैथेटिक मतलब बिल्कुल फील कर रही है उसके इमोशंस को? नहीं। वो तो कह रही है कि तुमने तो वो कर लिया है जो मैक्सिमम लोग फेल हो चुके हैं जिसको अचीव करने में, तुम्हारे पास एटलीस्ट एक छत तो है सर के ऊपर। तो वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट इज choose the term which best matches the statement the young men echo the lament of their elders। तो जैसे कि हमने बात करी थी कि पहले lament का मतलब क्या है? ग्रीफ होना, सौरों की भावना होना, एक्सप्रेशन होना, और lament का मतलब है echo होना। सॉरी, echo का मतलब है एक गूंज होना, echo का मतलब है रिपीट होना, जो हम बोलते हैं वो रिपीट होता है। एंड लैमेंट का मतलब क्या है? एक ग्रीफ की भावना होना, एक दुख की भावना होना। तो यहाँ पे जब हमारे नरेटर कहती है कि जो यंग मैन है वो एको करते हैं लैमेंट ऑफ द एल्डर्स, यानी पहले जो घर के बूढ़े लोग थे वो रोते धोते थे कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, खाना नहीं है और बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ होता नहीं है। और उसके बाद फिर जो यंग मैन है वो भी सेम चीज रिपीट करने लगे। तो यहाँ पे एक एक्सेप्टेंस हम देख सकते हैं क्या कि यंग लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है? नहीं, यहाँ पे एको की बात करी गई है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है। रिफ्लेक्शन, परछाई है क्या? परछाई का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से एल्डर्स थे वैसे ही यंग भी हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं, क्योंकि परछाई भी वही कर रही है, सेम चीज जो एल्डर्स करते थे वही बोल रहे हैं जो एल्डर्स बोलते थे। तो रिफ्लेक्शन हो सकता है। रीइटरेशन, रीइटरेशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग। द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग इज कॉल्ड रीइटरेशन। तो रीइटरेशन हम देख सकते हैं द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग, क्योंकि पहले जो एल्डर्स थे वो लैमेंट करते थे, वो रोते धोते थे, एंड सेम जो बातें हैं वो यंग लोग कर रहे हैं। तो हाँ जी, ये रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि रीइटरेशन का मतलब ही है द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग। तो रीइटरेशन डाउट कर रहे हैं क्या? डाउट कर रहे हैं क्या यंग लोग कि एल्डर्स क्या कर रहे हैं? वो डाउट कर रहे थे क्या उस पर? नहीं। इसका आंसर क्या होगा? सी, क्योंकि रीइटरेशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग। एंड इस स्टेटमेंट में भी यही बोला गया है कि पहले जो एल्डर्स थे घर के वो बोलते थे हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, कुछ और करने के लिए पैसा नहीं है, एंड हमको बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ आता नहीं है। तो सेम चीज यहाँ पे है। तो ये बच्चे इन दोनों में काफी कंफ्यूज होंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब है परछाई होना, सेम चीज ही वो लोग बोल रहे हैं, कर रहे हैं, बट रीइटरेशन वुड बी मोर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट इज years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. This shows that mind-numbing toil का मतलब क्या है? थका देने वाली मेहनत, कड़ी मेहनत। तो थका देने वाली मेहनत ने उनके जितने भी इनिशिएटिव हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई एक्शन जो वो लेते हैं वो उनकी मार दी है, खत्म कर दी है, और उनके सपने देखने की जो एबिलिटी है, ललक है, उसको भी खत्म कर दिया है। Which means what? The bangle makers are exhausted. Bangle makers थके हुए हैं, ये तो सही बात है, थका देने वाली मेहनत बोला ही है। Yet they are enterprising and have dreams. Enterprising का मतलब क्या है? जो नई नई चीजें करना चाहता है, तो वो तो करना ही नहीं चाहते क्योंकि उनके इनिशिएटिव को तो खत्म कर दिया है।
तो दे आर नॉट एंटरप्राइजिंग। द ड्रजरी ऑफ वर्क हैज डिस्ट्रॉयड देयर विलिंगनेस टू इम्प्रूव देयर लॉट। ड्रजरी का मतलब क्या है? कड़ी मेहनत। तो जो काम की वजह से वो जो कड़ी मेहनत करते हैं उसकी वजह से उनकी जो विलिंगनेस है, इम्प्रूव देयर लॉट का मतलब है उनके जो आने वाले जनरेशन्स को जो इम्प्रूव करने के लिए जो वो एक्शन ले रहे हैं उसको खत्म कर दिया है। तो हाँ, ये कह सकते हैं। द डेली ग्राइंड हैज स्टोलन द ड्रीम्स ऑफ द बैंगल मेकर्स एंड मेड देम डल। हाँ, ये भी एक तरीके से कह सकते हैं कि जितना डेली ग्राइंड का मतलब है जो रोज रोज वो इतना ज्यादा पिसते हैं उसकी वजह से क्या बोला है? हैज स्टोलन देयर ड्रीम्स, जिनकी वजह से उनके ड्रीम्स को चुरा लिया है उस कड़ी मेहनत ने, या जितनी वो दिन भर पिसते हैं जिसकी वजह से उनके जितने भी सपने हैं वो अब इस डेली ग्राइंड ने चुरा लिए हैं। तो ये गलत कैसे हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? स्टोलन, और यहाँ पे क्या बोला है? किल्ड। तो ये गलत हो जाएगा और उनको डल बना दिया है। ये बात सही है कि वो एग्जॉस्टेड है, डल है, लेकिन चुराया नहीं है, खत्म कर दिया है। किल का मतलब क्या है? मार देना। किल और स्टोलन में फर्क होता है ना। The bangle makers have been working so hard that there is no time to dream. बैंगल मेकर्स इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि उनके पास टाइम नहीं है सपने देखने का। नहीं, ये बात थोड़ी ना करिए, ये बात करिए कि थका देने वाली जो उनकी मेहनत है उसकी वजह से इतनी मेहनत वो करते हैं और इतने ज्यादा थक जाते हैं जिसकी वजह से जो इनिशिएटिव वो लेना चाहते हैं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, अपने सिचुएशन को सुधारने के लिए, वो सब मार दिए गए हैं इस मेहनत के कारण। एंड उनके सपने देखने की जो एबिलिटी है उसको भी मार दिया गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, द ड्रजरी ऑफ वर्क हैज डिस्ट्रॉयड देयर विलिंगनेस टू इम्प्रूव देयर लॉट। राइट? But promises like mine abound in every corner of his bleak world. अब ये दूसरी कहानी आ गई है, ठीक है? किसकी कहानी आ गई है? But promises like mine वाली किसकी कहानी? साहेब की आ गई है। साहेब कौन था? साहेब एक रैट पिकर था। और एक कहानी से, इस स्टेटमेंट से आपको कुछ याद आ रहा है? इस स्टेटमेंट से ये याद आता है कि जो साहेब है जब हमारी नरेटर के पास जाके बोलता है, हमारी नरेटर हाफ जोकिंगली, बहुत ही मजाकिया अंदाज में कह देती है कि तुम्हारे लिए मैं स्कूल बनवा दूंगी। एंड जब जो साहेब है वो जाके पूछता है कुछ दिनों बाद कि क्या स्कूल बन गई है, तो हमारी जो नरेटर है वो कहती है कि नई स्कूल बनने में टाइम लगता है, जो वो झूठ बोल देती है। फिर नरेटर कहती है अपने लिए, खुद के लिए, कि बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। प्रोमिसेस का मतलब क्या है? वादे। अबाउंड का मतलब है समथिंग विच एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर, बहुत सारे। और ब्लीक का मतलब है नॉट वेलकमिंग, या बोल सकते हो नॉट होपफुल, जो बहुत ही निराशापूर्ण होता है। तो उसकी दुनिया कैसी है? साहेब की बहुत निराशापूर्ण है। वेलकमिंग है क्या? नहीं। तो हमारी जो नरेटर हैं वो कहती हैं कि मैंने जो उसको प्रॉमिस किया कि हाँ मैं स्कूल बनवा दूंगी, मेरे जैसे वादे तो बहुत लोग करते हैं, बहुत नंबर में करते हैं। उसकी जो ब्लीक दुनिया है उसमें, जो उसकी नॉट सो होपफुल दुनिया है उसमें उससे क्या सजेस्ट हो रहा है? देयर इज नो डर्थ ऑफ प्रोमिसेस विच रिमेन अनफुलफिल्ड। डर्थ का मतलब होता है किसी चीज की कमी, लैक। तो हमारी नरेटर बोलती हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ऐसे प्रोमिसेस की कमी नहीं है साहेब की दुनिया में जो अनफुलफिल्ड रहते हैं। हमारी नरेटर ने भी प्रॉमिस कर दिया था हाफ जोकिंगली, जो कि अनफुलफिल्ड हुआ। नरेटर ने फुलफिल किया क्या? ना, और झूठा था, है ना, नॉट रियल, या हम बोल सकते कि झूठा वादा किया था। तो साहेब की दुनिया में कमी नहीं है ऐसे प्रोमिसेस की जो किए जाते हैं उससे और अनफुलफिल रहते हैं। हाँ, ये हो सकता है। देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ पीपल प्रॉमिसिंग थिंग्स फॉर बेटरमेंट। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि ऐसे लोगों की कमी है जो प्रॉमिस करते हैं कि चीजें जो हैं अच्छी हो जाएंगी। नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। स्कैर्सिटी ऑफ पीपल प्रॉमिसिंग थिंग्स फॉर बेटरमेंट तो बोला ही नहीं है। उन्होंने बोला है कि मेरे जैसे जो वादे हैं वो बहुत ही लार्ज नंबर में एग्जिस्ट करते हैं साहेब के ब्लीक वर्ल्ड में। यहाँ पे लोगों की बात नहीं करी गई है। People make a lot of promises which are often fulfilled. लोग जो है बहुत सारे वादे करते हैं और वो फुलफिल भी हो जाते हैं। नहीं, हमारे नरेटर ने जो वादा किया वो तो अनफुलफिल्ड है, तो फुलफिलिंग की तो बात हुई नहीं। Promises made live
up to the expectations of people, प्रॉमिस कर दिए जाते हैं और वो लोगों की आकांक्षाओं पे खड़े भी उतरते हैं। तो ये सही है क्या? नहीं। साहेब की जो स्थिति है, हमने अगर चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो हमको पता है कि साहेब की जो स्थिति है बहुत ज्यादा बुरी है। वो बोलता है कि जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो अलग अलग लोग हैं वो क्या करते हैं, विशियस सर्कल में उनको फंसा देते हैं, उनकी कोई मदद भी नहीं करता है। वो कौन से विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं? ऑफ पॉवर्टी, एपेथी, ग्रीड और इनजस्टिस। ठीक है, ये याद रखना है आपको, वर्ड्स इनके मीनिंग भी। एपेथी का मतलब क्या है कि उनकी फीलिंग्स से सब लोग इनडिफरेंट है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी नरेटर इस स्टेटमेंट से ये कहना चाहती है कि मेरे जैसे जो प्रॉमिस हैं, जो अनफुलफिल रह जाते हैं, जो बहुत ही मजाकिया अंदाज में कर दिए जाते हैं, उनको पूरा करने की किसी में कोई सीरियसनेस नहीं होती है। तो ऐसे प्रॉमिसेस तो बहुत करे जाते हैं, ऐसे प्रॉमिसेस की कोई कमी नहीं है साहेब के वर्ल्ड में। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज From this chapter, it is evident that the author has an attitude of। जब हम साहेब की स्टोरी पढ़ते हैं तो साहेब की स्टोरी में हमारी जो ऑथर है उस पर दया कर रही है। ठीक है, यहाँ पे सिंपैथी का एटीट्यूड है। तो सिंपैथी का एटीट्यूड है, हाँ जी। एम्पैथी का एटीट्यूड है कि ऑथर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनकी सिचुएशन क्या है, नहीं। एम्पैथी का एटीट्यूड है कि हमारी ऑथर फील कर सकती है, फील नहीं कर रही है, वो तो उन पर दया कर रही है, तो एम्पैथी का नहीं। bewildered है क्या, बहुत घबरा गई है इनकी स्थिति देखकर, घबराहट वाली फीलिंग है क्या, नहीं। सिंपैथी का एटीट्यूड है, राइट। तुम बोलोगे मैम कितना चितरती है यार। That's why they left looking for gold in the big city. His gold indicate। अब हमें पता है कि साहेब जो था वो कहाँ से आया था, बांग्लादेश, ढाका से आया था। क्यों आ गया था? क्योंकि वहां पे उसकी जितनी भी फील्ड्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई है, उनके पास खाने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं, इसलिए वो यहाँ पर आ गए लुकिंग फॉर गोल्ड। तो गोल्ड का क्या मतलब है यहाँ पर? मिसफॉर्चून ऑफ सर्कमस्टांसेस, जो भी उनके साथ हुआ बहुत ही गलत हुआ, मिसफॉर्चुनेट था, नहीं। एम्पल वेल्थ की तलाश में, यहाँ पे गोल्ड का मतलब एम्पल वेल्थ है, बहुत ज्यादा पैसा है, नहीं। मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, हाँ जी, मीन्स ऑफ सर्वाइवल ही तो है, क्योंकि यहाँ पे उनके पास कुछ नहीं था गुजारा करने के लिए, तभी तो वो इंडिया आ गए। और हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा था कि गार्बेज हैज 2 डिफरेंट मीनिंग्स फॉर पेरेंट्स, इट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल एंड फॉर चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर। ये पढ़ा था हमने, है ना। तो यहाँ पे मीन्स ऑफ सर्वाइवल इसका आंसर है। अ साइन ऑफ लग्जरी, यहाँ पे गोल्ड का मतलब असली वाला सोना है क्या, नहीं। नेक्स्ट इज चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू दैट रैट पिकर्स अबाउट द रैट पिकर्स इन सीमापुरी। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट वो है जो सही नहीं है, सच नहीं है अबाउट द रैट पिकर्स। चिल्ड्रन आर इक्वली इन्वॉल्व इन रैट पिकिंग एज द पेरेंट्स। चिल्ड्रन भी उतने ही रैट पिकिंग कचरा बीनते हैं जितने पेरेंट्स बीनते हैं, हाँ ये बात सच है। द रैट पिकर्स सेटल डाउन इन अ प्लेस परमानेंटली। रैट पिकर्स एक जगह नहीं सेटल होते हैं, इनके लिए क्या वर्ड यूज करा था, ट्रांजिट होम्स। ट्रांजिट का मतलब क्या है, टेम्पररी होम, जहाँ इनको कुछ मिलता है वहां ये अपना टेंट बना लेते हैं, तंबू गाड़ देते हैं और वहीं पर रहते हैं। तो ये परमानेंट वाली चीज नहीं है यहाँ पर। रैट पिकिंग इज अकम्प्लिश इटसेल्फ एज अ स्किल एंड फॉर्म ऑफ आर्ट। हाँ जी, ये बात तो सही बोली गई है कि रैट पिकिंग ने अब एक फाइन आर्ट का दर्जा हासिल कर लिया, ये चैप्टर में बात बोली गई है। Next is rat pickers live in an unsteady shanties on the outskirts of Delhi. Rat pickers कहाँ पे रहते हैं? Unsteady shanties में रहते हैं। Shanties का मतलब है हट में रहते हैं। On the outskirts of Delhi, तो ये बात तो सच है कि वो outskirts of Delhi में रहते हैं and shanties में रहते हैं। टिन एंड तारापुल उनकी shanties है, उसमें रहते हैं, तो ये बात भी सच है। तो यहाँ पे बोला गया है कौन सी बात है जो सच नहीं है, तो ये वाली बात सच नहीं है कि वो एक जगह पर परमानेंटली रहते हैं, उनके लिए तो ट्रांजिट होम का वर्ड यूज करा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज नॉट ट्रू। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा वो खत्म हो जाता है। आपको अगर लास्ट लेसन के एमसीक्यू देखना हो तो चैनल पे आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।